हाय एवरीवन, माय नेम इज़ वंदना शर्मा और आप हैं मेरे साथ मेरे इस चैनल पर बॉन्ड विद केमिस्ट्री पर। कोशिश करते हैं यहाँ पर कि हमारा केमिस्ट्री के साथ कुछ बॉन्ड बन सके। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आखिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आता है कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है। देखो, जब हम मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं तो हमने ये देखा कि जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, जब वो आपस में ओवरलैप करते हैं ना, तो एक नए वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो उसी के ही आधार पर, उसकी ही बेसिस पर हम उसकी मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एटम की कोवलेंसी बताते हैं। जैसे मान लो, जैसे नाइट्रोजन है तो हमने बोल दिया कि इसकी कोवलेंसी 3 है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है हमारे पास, जब हम कुछ एटम की बात करते हैं। जैसे आपको बात करनी हो बोरॉन की, या आप बात करें कार्बन की, या ऐसे ही किसी और एटम की, यहां पर कोवलेंसी उनके एटॉमिक ऑर्बिटल में जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बराबर नहीं आती। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो आप मीथेन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो जब मीथेन आप बनाना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या है, 1s2, 2s2 और 2p2। तो देखो, p में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके हिसाब से इन 2 इलेक्ट्रॉन को ही किन्हीं 2 एटम के साथ कंबाइन कर जाना चाहिए था और कार्बन की कोवलेंसी आनी चाहिए थी 2। ठीक है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। इसकी कोवलेंसी कितनी हो जाती है, आपने पढ़ा ही है कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक नया फिनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। ध्यान क्या रखना है, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम विद स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी। जहां कौन से हम एटॉमिक ऑर्बिटल लेने जा रहे हैं जिनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस हो। एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग लगभग इक्वलेंट एनर्जी, या लगभग बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस उनकी एनर्जी में होना चाहिए टू गिव अ न्यू सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हम एक एटम के ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, हम कौन से ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हैं जिनका एनर्जी का डिफरेंस या ओरिएंटेशन का डिफरेंस थोड़ा कम है। अब इससे हमें क्या फायदा होगा, हमारे पास एक नया ऑर्बिटल का सेट बन जाएगा जिसकी इक्वलेंट एनर्जी, शेप और ओरिएंटेशन होगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ मैंने यहां पर लिखे हैं। वो क्या है कि जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं वो किसके बराबर है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में यूज किया, ओवरलैप करवाया या इंटरमिक्स किया, तो आपके पास उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी एक सिंगल एटम के ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड इंटरमिक्सिंग नहीं करेंगे। ओके, ऑर्बिटल ऑफ सिंगल एटम यानी कि आइसोलेटेड एटम के ऑर्बिटल मिक्स नहीं होंगे। कब मिक्सिंग होगी, जब उस एटम को बॉन्ड बनाने होंगे। आइसोलेटेड फॉर्म में उसको कोई जरूरत नहीं है अपने ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन करने की। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे तो वो ऑर्बिटल ज्यादा इफेक्टिव होंगे नया बॉन्ड बनाने में। अगर आप प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का बॉन्ड और हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड कंपेयर करेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड विल बी मोर बेटर एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन। तो ये होगी यहां तक हमारे ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन की बात, ये होगी हमारी
हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की बात और उसकी वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट वी विल। सो स्टूडेंट्स, अब जब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया है। हाइब्रिडाइजेशन की टाइप क्या है? हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स हैं जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन करें तो हम बोलेंगे sp। इसी तरह से एक s या दो p ऑर्बिटल कंबाइन करें तो हम कहेंगे sp2। जब तीन कंबाइन करें तो ये बन गया sp3। अब p के तो तीन ही ऑर्बिटल होते हैं, राइट? p के तो तीन ही ऑर्बिटल होते हैं, तो तीसरे के बाद अब p जब खत्म हो जाएगा तो आपके पास नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा आएगा? d। तो अब हम क्या बोलेंगे? एक s, तीन p और एक d। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d एंड आफ्टर दैट sp3d2 एंड द लास्ट वन sp3d3। ये हमारे पास टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की। डिपेंड करता है आपने कितने ऑर्बिटल को इंटरमिक्सिंग में यूज किया है, तो हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, राइट? तो लेट अस स्टार्ट विद sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन को हम स्टडी करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या लिखा? वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल विल कंबाइन टू गिव यू न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल दैट इज नोन एज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेती हूं, किसका? चलो हम बेरिलियम का ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यही वो एक वन ऑफ द एटम है जिसकी वजह से क्या आ रहा था, ये प्रॉब्लम आ रहा था कि कोवलेंसी आखिर हम कैसे उसकी बताएंगे, है ना? तभी तो हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। तो देखो, ये हुआ आपका मेन एटम बेरिलियम। ठीक, आपको क्या करना है? बेरिलियम के एटॉमिक नंबर को लिख लो, Be इज इक्वल टू 4। अब Be इज इक्वल टू 4 है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बना? 1s2 एंड 2s2। अब आप देख रहे हैं सेकंड जो s ऑर्बिटल है उसमें तो दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये क्यों कंबाइन कर रहा है हमें वो देखना है। अब इसके बाद का जो ऑर्बिटल है वो आपने खाली ऑर्बिटल इसका अगला लिख लेना है। अब आपको मालूम है ये एक ही सब शेल है ना? ये सेकंड शेल शुरू हो गया है यहाँ पर, तो सेकंड शेल के जो भी ऑर्बिटल्स आएंगे उन सब की एनर्जी क्या होगी? लगभग लगभग सेम होगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, चलो करते हैं फटाफट। यहां पर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है? हम 2s और 2p को ड्रॉ करेंगे। कर लो 2s और 2p को ड्रॉ। तो ग्राउंड स्टेट में जब हमने ड्रॉ किया तो 1 2 ये आके 2s में और 2p है खाली, और 2p है खाली, ओह सॉरी खाली। अब देखो आपको एटम कितने लगाने हैं बेरिलियम के साथ? यू वांट टू ज्वाइन हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विद बेरिलियम? 2 एटम्स। तो देखो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कोई भी एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक आएगा एक बेरिलियम से, दूसरा आएगा हाइड्रोजन से। अंडरस्टूड? अब हम क्या करेंगे, यहां से इस एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देते हैं नेक्स्ट लेवल पे, है ना? क्यों? दोनों की एनर्जी क्या है? लगभग सेम है। बेरिलियम इसलिए अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज्ड कर रहा है क्योंकि उसको हाइड्रोजन से मिलना है, और उसके लिए उसके 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो हाफ फिल्ड होने चाहिए। तो बेरिलियम क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को 2p में भेज रहा है। चलो भेज देते हैं इसको 2p में। जब ये 2p में गया तो आपके पास क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन यहां एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन दिस। फाइन, अब हो गए दोनों के पास। हमने कितने ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कर दिया? हमने 2 ऑर्बिटल को बेरिलियम के हाइब्रिडाइज्ड कर दिया है, और अब दोनों में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड करेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां बॉन्ड करेगा, और हमको मालूम है दोनों ही हाइड्रोजन में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया, ये अपने के साथ आ गया, और दोनों ने 2 बॉन्ड बना लिए बेरिलियम के साथ, राइट? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो है sp। 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। शेप कैसी है? ये 2 एक्सिस की, ये देखो एक ही एक्सिस पर ये आपका सेंट्रल एटम, 180 डिग्री का एंगल। यहां पर हम बेरिलियम लिख देंगे, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। सो लीनियर शेप भी क्या है?
तो एक और पॉइंट हमें यहाँ मालूम पड़ा कि हाइब्रिडाइजेशन जब हमें मालूम पड़ जाती है ना, तो हम मॉलिक्यूल की शेप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बता सकते हैं हमारा मॉलिक्यूल किस शेप का होगा। फाइन, चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे BF3 का। लेट अस डू एग्जांपल ऑफ BF3। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन का हमने क्या लिखा था, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ BF3। क्या करना चाहिए, अब यहाँ पर बोरॉन, तो ले लो बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, 1s2, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2s2 एंड 2p1। अब क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ इट। ड्रॉ कर लो, ठीक है, इसे हम ड्रॉ करते हैं। कौन सा ऑर्बिटल ड्रॉ करना है, हमेशा लास्ट ऑर्बिटल को ही ड्रॉ करना है। लास्ट कौन सा हुआ, सेकेंड शेल, सेकेंड शेल को ही ड्रॉ करना है, क्योंकि काम आपको उसी से ही है, वहीं पर ही आपको इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करना है अगर उसकी जरूरत है तो। ठीक है, यहां पर मैंने बना दिया 2s, ये है मेरे पास 2p और यहाँ है एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब बताओ यहां पर हमें क्या चीज समझ में आई, बोरॉन को कंबाइन करना है 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ। ये है 3 फ्लोरीन एटम्स, बोरॉन को कंबाइन करना है 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ। ठीक है, तो बोरॉन के पास होने चाहिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी राइट नाउ बोरॉन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तभी तो वो 3 फ्लोरीन को अपने साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि हर एक फ्लोरीन में भी क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो कैसे, मैं यहां पर फ्लोरीन का ऑर्बिटल ड्रॉ कर रही हूं 2p। फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, राइट, वेरी गुड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बस एक सिंगल, देखो 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक अनपेयर्ड है। इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, इसकी ही सहायता से हमारा फ्लोरीन किसके साथ कंबाइन करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन के साथ। बट ज्वाइन कितने करने हैं, 3 ज्वाइन करने हैं। क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन तो करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का। तो अब एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे पास ये हो गए हाइब्रिडाइज्ड, कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो गए हैं, इतने ऑर्बिटल। ओके, ठीक, इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम, अब देखो यहां पर क्या हुआ, एक F, सेकेंड F, एक F, और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन बनाया है मैंने एक्साइटेड स्टेट में, बोरॉन का। तो यहां से हमें क्या पता चला कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2, और तीनों ऑर्बिटल की यानी कि एक s, 2p ऑर्बिटल की एनर्जी, शेप अब लगभग इक्विवेलेंट है हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद। और तीनों के तीनों ना अब 3 एक्सिस की तरफ ये आपस में अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या बना देते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल स्ट्रक्चर को हम कैसे दिखा सकते हैं, देखो ये आ गया आपके पास बोरॉन, ठीक है, ये आ गया आपके पास एक फ्लोरीन, ये फ्लोरीन आ गया यहाँ, एक फ्लोरीन आ गया यहाँ विद एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो ये वाला जो शेप है ये किसका शेप हुआ, ये शेप हमारे पास तब आया जब आपके पास क्या हो गया है, जब आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की है। ओके, मुझे लगता है यहां तक तो जो हमने पढ़ा है वो हमें समझ में आ गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं ना वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो फटाफट से अब sp3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब CH4 की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है हमको, तो क्या करेंगे, यहां से क्या समझ में आया, एक कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है, कार्बन को हम लिख लेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, तो लिख लो 1s2, 2s2 एंड 2p, पेन क्यों नहीं चल रहा, एंड 2p2, ठीक है, ओके। तो अब ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। ड्रॉ किसको करना है, हमेशा हमें ड्रॉ करना है हमेशा लास्ट शेल को, आपके वैलेंस शेल को ही आप हमेशा ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर जितने ऑर्बिटल आएंगे उसको ही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप 2s को लो, मैंने 2s को ड्रॉ कर लिया, यहां पर मैंने इसका 2p ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिया। तो ये अगर मैं इसका ग्राउंड स्टेट देखूं तो कुछ ऐसा है मेरा कार्बन, ठीक, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये जब ग्राउंड स्टेट है। अच्छा, अब यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रमोशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का। क्यों करना पड़ेगा, देखो फिर से
कार्बन के साथ कितने एटम को ज्वाइन करना है? हमको 4 हाइड्रोजन को ज्वाइन करना है। अगर 4 हाइड्रोजन को ज्वाइन करना है तो हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। फाइन, तो चलो प्रमोशन तो करना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे खाली वाले ऑर्बिटल में। एक इलेक्ट्रॉन को हमने कहाँ भेज दिया? खाली वाले ऑर्बिटल में भेज दिया। ठीक है, तो अब इसको दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। कर दो इसको दोबारा से ड्रॉ। सो आफ्टर ड्रॉइंग इट वी हैव एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन इन दिस, 1 in this and 1 in this. Total how many unpaired electrons we have now? हमारे पास अभी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या समझ में आया कि अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो अरेंजमेंट हो गया। अब 4 एटम को ज्वाइन करने का हमें मालूम है हर एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हाइड्रोजन इज गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड विद हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको याद रखना है। तो चलो यहां पर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, और ये बना दी हमने हाइब्रिडाइजेशन। काउंट करो कितने ऑर्बिटल को यूज किया? हमने यूज किया एक s और 3 p। हमने यूज किया एक s और 3 p ऑर्बिटल्स को। सो नाउ माय हाइब्रिडाइजेशन इन दिस केस इज sp3। और sp3 के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो 1 and 3 ऑर्बिटल, टोटल हो गए 4 ना, तो 4 है, तो हम याद रखेंगे टेट्राहेड्रल। कैसी शेप होती है? ऐसी शेप होती है। तो यहां पर बीच में क्या लिखेंगे? कार्बन। यहां पर क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। यहां पर अगला हाइड्रोजन, 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 और यहां हो गया एंगल 10928। ठीक है, ओके फाइन। हमने यहां तक तो अपने इलेक्ट्रॉन को हमारी जरूरत के हिसाब से प्रमोट किया, लेकिन क्या हर केस में हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएंगे? क्या ये जरूरी है कि हमें हर केस में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करना है? अब तक मैंने आपको जितने एग्जाम्पल बताए उन सभी एग्जाम्पल्स में हमने इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करवाया है। ठीक, तो चलो अब इस पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं कि क्या हर केस में हमें इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना पड़ता है। लेट अस सी एग्जांपल ऑफ NH3। चलो NH3 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 क्या होगी? देखो ये इसका 2s ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। देन 2p ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। अब क्या हमें यहां पर हाइब्रिडाइजेशन करनी चाहिए? सोचो, क्या हमें यहां हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है? चेक करो हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम की आवश्यकता है, हमें इसको यहां पर कितने हाइड्रोजन चाहिए। तो आपको मैं बता दूं यहां पर कितने हैं? 3 हाइड्रोजन ज्वाइन करने हैं, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है हमारे पास। तो जब हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3 ही एटम को लगाना है, तो मतलब आसानी से 3 बॉन्ड बन जाएंगे। देयर इज नो नीड फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी एक्साइट नहीं करवाना है, तो मत करवाओ। आपको यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, सबको हमने कंबाइन कर दिया। लेकिन इस केस में भी क्या हुआ? हमने कहां तक के ऑर्बिटल्स को यूज किया है? हमने 2p के तीनों ऑर्बिटल तक को यूज किया है। यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3। ठीक है, तो इसकी शेप क्या होगी? क्या इसको भी हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे? नहीं नहीं, इसको हम टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? देखो क्या थी हमारे पास शेप, टेट्राहेड्रल की शेप क्या होती है? इट इज लाइक दिस। ओके, तो यहां पर हमारे पास दिक्कत क्या हो रही है कि इस एक्सिस पर लगाने के लिए कोई बॉन्ड नहीं है। आपके पास यहां पर बस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे? ये बना देंगे लोब। ठीक है, जब ये लोब बन गई, ये हो गए इस लोब के अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिए। बाकी जितने आपके पास एटम थे उनको उनकी जगह पर लगा दीजिए। ये लगा दिए हमने वो हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये हो गया है 107। बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, और हमारी हाइब्रिडाइजेशन तो रही sp3 ही, लेकिन मॉलिक्यूल हमारा पिरामिडल बन गया है। ये मॉलिक्यूल कैसा है? पिरामिडल है, क्योंकि देखो जो लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर नहीं आएंगे, तो आपके पास इतने ही बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। इट इज शेप ऑफ अ पिरामिड, तो इसलिए अमोनिया की शेप क्या है? पिरामिडल है। तो इससे हमें मालूम पड़ा
कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ नेसेसरी स्टेप इन हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन करनी ही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने एग्जाम्पल किए। अब हमारे पास 2 या 3 एग्जाम्पल बचते हैं। कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बच रही है हमारे पास? sp3d, sp3d2 और sp3d3। ठीक है, बड़ी देर से हम पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी सी बात तो हमें कर ही लेनी चाहिए। देखो, जिंदगी में मेहनत करने से हमें बहुत कुछ मिलता है, सभी कहते हैं, है ना। लेकिन मेहनत करते करते कई बार इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। ओके, लेकिन बच्चों ये इस स्टेज पर एक नॉर्मल सी चीज होती है, बल्कि क्या अपनी लाइफ में हमेशा अप एंड डाउन आते ही रहते हैं। तो क्या करना, हमेशा एक ही चीज सोच अपने दिमाग में रखना कि जो चीज है उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही देखना, हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही देखना। नेगेटिव को देखने लगोगे ना तो नेगेटिव ही प्रोनाउंस हो जाएगा, और जब नेगेटिव बढ़ जाएगा तो फिर दिमाग हमारा साथ नहीं दे पाएगा। इसलिए हमेशा खुश रह करके अपनी मेहनत करना। कभी परेशान हो जाओ तो उन लोगों के बारे में पढ़ना या उन लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात में मेहनत करके एक नाम कमाया है, आपको बहुत अच्छा फील होगा, राइट। तो मेहनत करने से हम अपनी मंजिल को हमेशा पा ही लेते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। और अगली हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अगली हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। और मुझे अब ये लगता है कि इस हाइब्रिडाइजेशन को तो आप बस चुटकियों में कर सकते हैं, क्योंकि यहां तक हम फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर होता है 15 और इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रही हूं, फिर से पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन? इसका कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। और ये आता कहाँ है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आता है नाइट्रोजन के नीचे, तो ये लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है। जो नाइट्रोजन का लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, वही आपके पास फॉस्फोरस का लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन होगा, बस शेल के नंबर को बढ़ा देना आपने। तो चलो, अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है? हमें यहाँ पर लिखना है 3s एंड 3p। ओके ओके ओके, सो ड्रॉ 3s एंड 3p ऑर्बिटल। ये है 3s में है 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में है आपके पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। मुझे बार बार ध्यान आ रहा है क्लोरीन का, और इसलिए बार बार गलत भी हो रहा है मुझसे। तो यहाँ पर आ गया 3s और यहाँ पर आ गया बच्चों 3p। ठीक है, लेकिन एक बात है, हमें ज्वाइन कितने क्लोरीन करने हैं? अरे यार, हमें ज्वाइन करने हैं 5 क्लोरीन। तो अगर 5 क्लोरीन को ज्वाइन करना है ना, तो आपको 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? मेरे पास तो बस 3 ही इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल तो यहीं पर ही खत्म हो गया। क्या करना चाहिए? हम d ऑर्बिटल को कंबाइन कर लेंगे। इसको d की जरूरत है अभी, तो ये d को यूज करेगा। इसके पास खाली रूम्स हैं, ये इनका यूज करेगा। तो हम क्या करेंगे? इस एक इलेक्ट्रॉन को खाली वाले d ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देंगे, और फिर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बन जाएगा एक सिंगल, राइट। और यहां भी भेज दो, इधर आ गया। ये थे आपके ऑर्बिटल, ये 3d है, ये 3p है और ये 3s है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। दिस इज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस। ओके, अब आपके पास हो गए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए भाई आपके पास। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्लोरीन को ज्वाइन करेंगे। तो चलो क्लोरीन को ज्वाइन करते हैं। यहां पर आ गया क्लोरीन, क्लोरीन, हियर आल्सो वन मोर क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। आपने कितने ऑर्बिटल को यूज किया? आपने यूज किया है एक s, 3 p और एक t। देखा, बहुत आसान है। हमारे पास क्या बन गया है? s p 3 एंड d कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी d हाइब्रिडाइजेशन। और जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 है, इसको तोड़ दो, 3 और 2 3। टोटल ऑर्बिटल्स देखो कितने हैं? एक s, 3 p और एक d। कितने हो गए? 5 हो गए हैं। तो आप यहां पर लिख दो फॉस्फोरस, इधर लगा दो आप क्लोरीन, इधर लगा दो अगला क्लोरीन, इधर लगा दो एक और क्लोरीन। आपको याद आया कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का ऐसा स्ट्रक्चर बना था? क्या था? ट्राइगोनल में। तो ये वैसा ही है ना। और जो 2 आपके पास
इसमें क्लोरीन बचते हैं ना, वो कहाँ चले जाएंगे, ये। तो इसमें दो तरह के बॉन्ड बन गए, एक इक्विलेटरल और एक्सियल। ये वाले कौन से हैं, एक्सियल। एक क्लोरीन अप और ये दूसरा क्लोरीन। तो ये शेप किसकी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप है ये वाली, ठीक है। सो ये भी आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अब करते हैं अपना, बस 2 ही हाइब्रिडाइजेशन हमें बच गई है, बस हमें वही करनी है और फिर करते हैं एक बार इसका रिवीजन, ठीक है। लेट अस डू फाइनल 2। इनको कंपेयर करते हैं साथ साथ में, ठीक है। चलो कंपेयर भी कर लेते हैं। ओके, सो sp3 हाँ डी हमने कर लिया है, इधर करेंगे sp3 एंड d2, और इस तरफ करते हैं sp3 एंड d3 हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं दोनों हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सा एग्जांपल लें। तो ओके, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम SF6 का, और यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं IF7 का। SF6 में एग्जांपल लेते हैं सल्फर। तो मैं अब सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन ही ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। सल्फर कहाँ आता है, ऑक्सीजन के नीचे। तो ऑक्सीजन में क्या था, 2s2 2p4। सल्फर में क्या होगा, 3s2 3p4। ओके, 3s2 एंड 3p4, 1 2 3 4। ऑब्वियसली 6 फ्लोरीन लगाने हैं हमें। अगर हमें 6 फ्लोरीन लगाने हैं तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6। मेरे पास कितने हैं, सिर्फ 2। इसका मतलब मुझे अगले ऑर्बिटल की नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में हमें इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं अगला ऑर्बिटल, 2 3 4 5। सो राइट इट, 3s, ये हो गया 3p सल्फर का, और ये हो गया 3d। एंड इसके बाद क्या करना चाहिए, अभी मैं ना इसी में ही ड्रॉ कर देती हूँ एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। क्या करना पड़ेगा, हमें 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जस्ट प्रमोट इट टू द नेक्स्ट लेवल, कर दिया। प्रमोट दिस टू नेक्स्ट लेवल, कर दिया, है ना, क्योंकि इनकी इक्विवेलेंट एनर्जी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, देखो ये नहीं भूलना है कि ये थर्ड शेल है। तो मैंने पूरा थर्ड शेल ही यूज किया। थर्ड शेल में जो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो सब के सब लगभग इक्विवेलेंट होते हैं एनर्जी में, उनकी एनर्जी में बहुत डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम इन सबको हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद इसका स्ट्रक्चर भी बना लो। ये बना लिया हमने इसका स्ट्रक्चर, 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लेवल डी था, हमने कितने इसके ऑर्बिटल को यूज किया, जस्ट 2। तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसको आपको लिखना जरूर, 3s एंड 3p एंड 3d, और यहां पर लगा दो अपने कौन सा एटम है, F6, 1f, f, this 1f, and this way we have hybridized 1s, 3p and 2d orbitals together. तो यहां पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp3d2। ओके, अच्छा, अब इसकी हम शेप कैसे याद रखें, देखो इसको करने का एक तरीका है हमारे पास। आप काउंट करो कितने आपके पास ऑर्बिटल है टोटल, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 3 4 हो गए, 5 6 हो गए ना ऑर्बिटल आपके पास। 6 को आप डिवाइड कर दो, 4 + 2, 4 क्या हुआ, स्क्वायर, और 2 हो गए उसके पोल्स। ऐसे भी आप इसके हाइब्रिडाइजेशन को याद कर सकते हैं। तो ये ले लो ऐसे, है ना, ये क्या हो गया, S, यहाँ F, यहाँ भी F, यहाँ भी F, इधर भी F, एक F ऊपर, एक F आधा नीचे, और ये होगी आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये देखना, ध्यान रखना, ये सभी डॉटेड ही होते हैं, ये भी डॉटेड ही होंगे, जो यहाँ पर सॉलिड लाइंस नजर आ रही हैं, दीज ऑल आर डॉटेड। ओके, सो यहाँ तक तो आपको कुछ ना कुछ क्यों, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। अब IF7 का स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही बनेगा, बस यहाँ पर भी आपको क्या करना है, I को ही ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना है। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आई है, आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। और अब हम इसमें मैं आपको डायरेक्ट शेप बना के बताती हूँ कि जो फाइनल आपके पास इसकी शेप कैसी आएगी। इसकी शेप आएगी
F7 में मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि सेम अब बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। इसकी शेप बना के देखिए, sp3d3 है ना, तो मतलब एक s 3p और 3d आपने यूज किए, टोटल कितने हो गए 7 हो गए ना। तो 7 को आप कैसे दिखाएंगे 5+2, 7 मतलब 5+2, 5 क्या होता है पेंटागन, बना दो एक पेंटागन लाइक दिस। ये हो गया आपका आई बीच में और ऐसे बना दो 5, तो 5 कॉर्नर्स पर लगे आपके 5 है, ओके। और ऊपर और नीचे जो 2 बच के, मैंने कहा 5+2 यानी कि 5 ऑर्बिटल थे ना टोटल। यहाँ देखो sp और 3d3 है ये ठीक है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट शेप ऑफ पेंटागनल बाइपिरामिडल, पेंटागनल पिरामिडल। तो ये थी आपकी हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हमने क्या सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम आसानी से स्ट्रक्चर या शेप बना सकते हैं अपने मॉलिक्यूल की, है ना। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब आप ये, आपके पास ड्रॉ करने का टाइम नहीं होगा, आपको ये सब कुछ करने का आपके पास टाइम नहीं होता कई बार, तो आप तब भी जैसे एमसीक्यूज हैं तो आप ये पता लगा सकते हैं वो कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है मॉलिक्यूल की। जैसे सपोज करो आपके पास नेगेटिव आयंस हैं या पॉजिटिव आयंस हैं, उस केस में भी अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करनी हो तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है, इसको ड्रॉप कर देते हैं फिर हम उस फॉर्मूले को लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, है ना, और एक एग्जाम्पल भी करते हैं उसके बेसिस पर। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। अरे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कौन होते हैं, मोनोवैलेंट एटम्स वो होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, यानी कि या तो जो 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, यानी +1 या फिर -1, ये आपकी वैलेंसी होती है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, माइनस चार्ज ऑन केटाइन, चार्ज ऑन केटाइन। सपोज करो आपको केटाइन दिया है, केटाइन क्या होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करना है ना आपने, अगर मान लो 2 पॉजिटिव लिखा है तो -2 कर देना है, प्लस चार्ज ऑन एनायन। एनायन क्या होता है, एनायन होता है नेगेटिव। तो आपने इसको, इस फॉर्मूले को यूज करके भी आप हाइब्रिडाइजेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं, देखो मैंने लिखा XeF6, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखते हैं। 1/2 Xe का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Xe क्या होती है, नोबल गैस होती है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे, तो हमने 8 लिख दिया। अच्छा आप जरा देखो इसमें कितने मोनोवैलेंट एटम है, मैंने आपको बोला मोनोवैलेंट एटम कौन हुए, जैसे फ्लोरीन क्या चार्ज है, नेगेटिव, जैसे हाइड्रोजन क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो जिनके ऊपर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव चार्ज है वो आपके मोनोवैलेंट एटम है, बस आपने ये ध्यान रखना। तो यहाँ तो 6 है ना, तो आप इसमें 6 प्लस कर दो, ठीक है, 8 + 6 14। अब यहाँ इसके बाद क्या आपके पास कोई भी ये ना तो कोई एनायन है ना ही कोई केटायन है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं चिंता करने की, हमने उनको नहीं डालना है इसमें, बस यहीं पर ही हम इस फॉर्मूला को फिनिश कर देंगे। हमारे पास ये क्या बन गया, 14/2 दैट इज इक्वल टू 7, और 7 मतलब 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल मतलब 1s 3p 3d हो गए ना 7। तो इसकी शेप इसके जैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, sp3d3, 8 और 6 14 /2 7 sp3 sp3d3। सो ये थी आपकी हाइब्रिडाइजेशन। हमने क्या क्या सीखा हाइब्रिडाइजेशन में, कि हाइब्रिडाइजेशन में हम एक ही शेल के ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर देते हैं, ओके। और जब इसकी हम मिक्सिंग करते हैं तो हमारे पास न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बन जाता है, उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और इसके टाइप्स किए हमने, जैसे एक s और एक p कंबाइन करें तो sp बोल देते हैं, एक s और दो p कंबाइन करें sp2 बोल देते हैं, एक s और p3 कंबाइन करें तो sp3 बोल देते हैं, और उसके बाद डी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो sp3d, और इस तरह से हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यही हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। मैंने कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स इसमें लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
आप इसके बारे में और समझना चाहते हो, हमारे पास इथीन है, देन इथाइन के स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना. वी विल ट्राई टू डू दैट. ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो, तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर